हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये फर्स्ट पोएम है 10th स्टैंडर्ड की और इसका एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये जो पोएम है वो लिखी है सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, देखिए अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर born 1861 and death 1941 was the author of गीतांजलि। तो इनकी जो सबसे फेमस बुक थी वो थी गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्स। तो इन्होंने जो पोएम्स अपनी लिखी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। ओके, वर्स का क्या मतलब होता है? वर्स मतलब पोएट्री या पोएम्स। तो इन्होंने जो पोएम्स लिखी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव यानी संवेदनशील थी। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1913 में। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम्स। तो ये जो उनकी पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी गई पोएम है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। तो इसको ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था, यानी इन्होंने पहले बंगाली में इसको लिखा था एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। लेकिन बाद में इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। तो इस पोएम को गीतांजलि, जो उनका जो कलेक्शन है सारी पोएम्स का, उसमें से इस पोएम को लिया गया है। टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो टैगोर किस ज़माने में जी रहे थे, जिंदा थे, जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में। तो ये जो पोएम है, सबसे पहले आप टाइटल पे नज़र डालिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि हम ऐसे माहौल में जीना चाहते हैं जहाँ हमारा माइंड यानी कि हमारा मन विदाउट यानी बिना किसके, डर के, यानी हम ऐसे माहौल में जीना चाहते हैं जहाँ हमारा मन बिना डर के रह सके, यानी कि हम खुद बिना डरे रह सकें। ठीक है, तो ये है पोएम का टाइटल। और एक लास्ट लाइन यहाँ पे रह गई थी आपको बताना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इन दिस पोएम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस पोएम में टैगोर हमारे लिए क्या इच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए क्या ख्वाहिश रखते हैं, जो अपने देश के जो लोग हैं उन सभी के लिए वो ये ख्वाहिश रखते हैं टैगोर कि हमें सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी नहीं पानी है, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल नहीं करना है कि हमने ब्रिटिश को भगा दिया इंडिया से और हम फ्री हो गए, बस उतना ही नहीं, हमें और किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। हमें अपनी गरीबी से आज़ादी चाहिए, हमारा जो लो माइंडसेट है, जो अपनी सोच है, उसे हमें बदलने की ज़रूरत है। तो वो अपील कर रहे हैं गॉड को। टैगोर अपील्स टू गॉड, यानी वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी पाने से हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे, हमें एक्चुअली किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। ही अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमें अपने जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, हमें अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। और अभी भी हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, तो इसे भी हमें पूरा करना है। एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश हमारे देश से बहुत सारा पैसा लूट कर ले गए थे, तो हम गरीब हो गए थे, तो हमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी हासिल करना है, यानी कि पैसे भी हमें हासिल करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैसे। तो हमें पैसे भी हासिल करने हैं, तब जाकर हम एक्चुअल में फ्री हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टैगोर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि ये जो पोएम है वो किसको एड्रेस की गई है। सो दिस पोएम इज़ एड्रेस्ड टू गॉड। ये भगवान को पोएम एड्रेस की गई है, भगवान को ये पोएम कही गई है। तो ये एक तरीके से एक प्रेयर है। ठीक है, और ये प्रेयर
कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लोग प्रे कर रहे हैं, किसको प्रे कर रहे हैं? भगवान को, कि भगवान हमें आज़ादी दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। किससे मुक्ति दिलाइए? गरीबी से मुक्ति दिलाइए। और हमें जो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गैर पढ़े लिखे हैं, तो हमें इलिटरेसी से मुक्ति दिलाइए, हमें पढ़ा लिखा बनाइए। ये सारी चीज़ें जो पोएट है वो कह रहे हैं इस पोएम में, कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान हमें ये सारी चीज़ें दो, तब हम वाकई में आज़ाद हो पाएंगे। सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब इस पोएम की मैं शुरुआत करती हूँ। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक एक करके सारी लाइंस बताऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए और मार्क भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ क्या बताया गया है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो अब पोएट क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे देश में जीना है? हमें ऐसे देश में या ऐसी जगह में हमें जीना है जहाँ पर हमारा माइंड यानी हमारा मन जो है वो डरे नहीं किसी चीज़ से, जहाँ पर फियर ना हो, ठीक है। फियर का मतलब होता है डर। पहले भी हम लोग यहाँ पे फियर का मतलब लिख चुके हैं। तो हमें भगवान ऐसा देश दीजिए, ऐसी जगह दीजिए रहने के लिए जहाँ पर हमारा मन बिना डरे रह सके। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारा जो सर है वो हमेशा ऊंचा रह सके। हेड इज़ हेल्ड हाई का मतलब होता है जहाँ पर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे मैं सेल्फ रिस्पेक्ट लिख देती हूँ, आप लिख सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रह सके, हम ऐसे देश में भगवान जीना चाहते हैं। सो हेड इज़ हेल्ड हाई, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब हुआ जहाँ पर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रह सके। तो फर्स्ट लाइन में ये पोएट ने ऐसा क्यों कहा है? वो इसलिए क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ रूल कर रहे थे तो बहुत बार यहाँ के लोगों को डीमीन किया जाता था। डीमीन, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख देती हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे। डीमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। तो बहुत बार ब्रिटिश इंडियंस को नीचा दिखाते थे। ओके, ये ख है, तो हमें बेइज्जत करते थे। इसीलिए पोएट चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर जिएं, ऐसे देश में जिएं जहां हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रख सकें और अपना सर ऊंचा करके जी सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। अभी देखिए अगली लाइन में कहा गया है कि ऐसा देश हमारा होना चाहिए जहां पर नॉलेज फ्री में मिले, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अमीर है या जिसके पास पैसा है उसी को खूब सारी नॉलेज मिल रही है या स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने का मौका दिया जा रहा है, और जो गरीब है वो बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा। तो हमें ऐसा देश चाहिए जहां सभी को नॉलेज मिले, सब पढ़ लिख सकें, सब होशियार बन सकें। इस तरह का हमें देश चाहिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, मुफ्त में नॉलेज मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। अभी देखिए थर्ड लाइन में क्या कहा गया है। वेयर द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, यानी हमारी दुनिया हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। हमारी दुनिया को जहाँ तोड़ा नहीं गया है, ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़े। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? कौन तोड़ रहा है और कैसे तोड़ रहा है हमारे समाज को टुकड़ों में? तो आज बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिसकी वजह से हम बटे हुए हैं, फिर चाहे वो जाति हो, धर्म हो या दूसरी कोई भी इस तरह की चीज़ें हों जिसके कारण हम आज बट गए हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा समाज चाहिए जहां हम बटे हुए ना हो, जहां हमारी दुनिया बटी हुई ना हो टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में बटी हुई ना हो। ऐसा देश चाहिए। तो ऐसी भी एक प्रेयर वो कर रहे हैं भगवान से। अब देखिए चौथी लाइन में क्या बताया गया है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो यहाँ पे वो कुछ दीवारों के बारे में बात कर रहे हैं। नैरो यानी पतली पतली, डोमेस्टिक वॉल्स यानी आसपास जो हमने दीवारें क्रिएट कर दी हैं। तो कौन सी दीवारें क्रिएट की गई हैं? अभी जो मैंने आपको बताया वो सामाजिक बुराइयां जिसकी वजह से हम लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने नेबर्स से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को बुरा समझते हैं। ऐसी दीवारों को हमें गिरा देना है ताकि हम सब एकजुट हो जाएं और हम एक हो सकें, सारे देश के लोग एक हो सकें और अपने गोल्स को हासिल कर सकें। तो हमें ऐसा देश चाहिए जो फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में नहीं बटा है, और इसीलिए हमें इस तरह की दीवारों को और सामाजिक बुराइयों को दूर कर देना है। अभी देखिए फिफ्थ लाइन में क्या बताया गया है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ।
अब इसका क्या मतलब हुआ, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि जहाँ पर शब्द, वर्ड्स यानी कि शब्द, डेप्थ यानी कि गहराई, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप भी लिख सकते हैं, गहराई। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और ट्रुथ का मतलब आपको पता ही है, ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, सो क्या बताया गया है यहाँ पे कि हमारे जो शब्द हैं वो सच्चाई की गहराई से आनी चाहिए। इसका मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं या बुरी चीज़ों में लिप्त हैं। इस तरीके से हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, और सच्चाई की गहराई से ही हमारे शब्द सारे बाहर आने चाहिए। ये नहीं कि हम झूठ पे झूठ बोल रहे हैं या बुरी चीज़ें कर रहे हैं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अभी आगे की लाइन देखिए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप ध्यान से समझिए। वेयर टायरलेस, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टायरलेस का मतलब लिख देती हूँ। देखिए टायरलेस का मतलब होता है बिना थके, टायरलेस। ओके, सो बिना थके, बिना थके क्या करना है आपको, वे टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्राइव करना है। स्ट्राइव करने का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, बिना थके आपको मेहनत करते जाना है। स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, बिना थके जब हम अपने हाथों को फैला रहे हैं, आर्म्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, आर्म्स यानी कि हाथ को स्ट्रेच कर रहे हैं टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी काम तब तक आपका पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। और वो परफेक्शन हासिल करने का या परफेक्ट बनने का तरीका क्या है, उसका तरीका है टायरलेस स्ट्राइविंग, यानी कि मेहनत करते रहना, हमेशा मेहनत करते रहना बिना थके। वो भी ये नहीं कि बस नींद आ रही है, खाना खा लिया, सो गए, इस तरह से आपका काम नहीं हो पाएगा। तो बिना थके आपको मेहनत करते जाना और परफेक्ट बनने की कोशिश करनी है, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी देखिए आगे क्या बताया, वेयर द क्लियर रीजन ऑफ वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। अभी ये भी बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपैरिजन भी किया गया है। किसको किसके साथ कंपेयर किया है आप इसको समझिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का मतलब होता है एक नदी, ठीक है, और रीज़न का मतलब होता है किसी चीज़ को रीज़न देना, यानी कि कारण बताना। तो हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी जैसे कि एक नदी एक डेजर्ट में, कहाँ पर, एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में खो जाती है, उसी तरीके से आपके जो कारण हैं वो भी खो गए हैं। तो ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। क्या बता रहे हैं पोएट, कि तुम्हारे जो रीजंस पूछने की जो हैबिट है, कारण पूछने की आदत है, ऐसा क्यों जो आप पूछते हैं, वो कभी भी खोनी नहीं चाहिए, वो आपको बरकरार रखनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि अगर आप कारण पूछना ही भूल जाएंगे, रीज़न पूछना ही भूल जाएंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे रीज़न को एक नदी से कंपेयर किया है, ठीक है। तो बताया गया है कि आपका जो जैसे एक नदी को रेगिस्तान में खोना नहीं चाहिए, वैसे उसी तरीके से आपके रीज़न को, आपके कारण को कभी भी खोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खोना चाहिए और कहाँ खो रही है, देखिए आप नेक्स्ट लाइन, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नदी है आपकी, वो जैसे डेजर्ट में खो जाती है, वैसे ही कभी कभी आपका जो रीज़न है, कारण पूछने की जो हैबिट है, वो डेड हैबिट्स यानी बुरी आदतों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से आपका जो रीज़न पूछने की हैबिट है, यानी अच्छी हैबिट्स हैं, वो आपकी बुरी हैबिट्स की वजह से खोती जा रही हैं। उसी तरीके से जैसे एक नदी डेजर्ट में खो जाती है, वैसे ही आपका रीज़न करने की, जो रीजनिंग करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो डेड हैबिट्स यानी बुरी आदतों की वजह से खो जाती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है। ओके, तो
इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा दैट व्हाट इज़ रीज़न कंपेयर टू। तो रीज़न को किसके साथ कंपेयर किया है? रीज़न को या रीजनिंग एबिलिटी को आपके कंपेयर किया गया है एक स्ट्रीम के साथ या रिवर के साथ, और आपके जो बैड हैबिट्स हैं, डेड हैबिट्स, उनको कंपेयर किया है एक डेजर्ट के साथ। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है जो कि आप ध्यान में रखिए। और इसमें काफ़ी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी है पोएम में, जो कि हम जब एप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे तब उसमें मैं आपको समझा दूंगी। तो आई होप आपको ये 2 लाइंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो और आपको डाउट्स नहीं है। अभी आगे देखिए क्या बताया है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। ओके, सो अब दी जो है वो एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। दिस इज़ अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड और उसका मतलब होता है यू। ठीक है, तो अब दी यू किसको बोला गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मेरा जो माइंड है ना, मेरा मन, तो जो मेरा माइंड है उसे भगवान आप आगे लेकर जाइए। लेड फॉरवर्ड, टू लीड फॉरवर्ड, दिस इज़ अ फ्रेज। लीड फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ले जाना। तो किसे आगे ले जाना चाहिए? माइंड को। और माइंड को कौन आगे ले जाए? ऐसे नहीं कि जहाँ पे मन जा रहा है वहीं पे आप चले गए, ऐसे नहीं। अगर भगवान हमारे मन को आगे ले जाएंगे तो हमें हमेशा सही रास्ता ही मिलेगा, क्योंकि भगवान हमेशा हमें सही रास्ते की तरफ ही ले जाते हैं। तो इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि भगवान मेरे मन को आप आगे बढ़ाइए, आप आगे लेकर जाइए, ताकि मैं कभी भी भटकूं नहीं, ताकि मेरा रास्ता कभी भी भटके नहीं और मैं सही रास्ते पर चलते चलूं। तो यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछते हैं वो लोग कि ये जो दी है, इसको दी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दी? तो दी इज़ अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड। आपको लिखना है कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब यू है। और दी वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है ऐसे भी पूछते हैं वो लोग। सो दी इज़ यूज्ड फॉर गॉड। ओके, दी जो है वो गॉड के लिए यूज़ किया गया है। अभी पोएम के लास्ट 2 लाइन्स है, ध्यान से आप समझिए। तो क्या बोल रहे हैं पोएट? वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। तो भगवान आप मेरे माइंड को लेकर जाइए। कहाँ पर लेकर जाने के लिए कहा है? इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। सो मेरे मन में आप ऐसे विचार लाइए। थॉट्स मतलब विचार। कैसे विचार? एवर वाइडनिंग। ऐसे नहीं कि हमारे विचार ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, सकरे हैं और हम बड़ा नहीं सोच पा रहे। अगर हम बड़ा नहीं सोच पाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए पोएट कहते हैं कि हमारे भगवान से कहते हैं कि हमारे मन को ऐसा बनाइए कि इसमें बड़े विचार आएँ और हम अच्छा और बड़ा सोच सकें और अच्छे एक्शंस भी कर सकें। सो लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस। हमारे एक्शंस और थॉट्स दोनों ही एवर वाइडनिंग यानी बड़े होने चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो इस तरीके के हेवन में, ओके, हेवन यानी कि स्वर्ग, तो इस तरीके के स्वर्ग में, कैसे स्वर्ग में? फ्रीडम के स्वर्ग में। फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो इस तरह के आज़ादी के स्वर्ग में, ओके, फ्रीडम का मतलब तो आपको पता ही है। सो आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो इस तरह के आज़ादी के स्वर्ग में माई फादर किसको बोला गया है? फिर से यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले कि माई फादर किसको बोल रहा है पोएट? क्या अपने फादर को पुकार रहा है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो फादर गॉड को बोल रहे हैं। आई एम सॉरी। सो गॉड को वो फादर बोल रहे हैं। लेट माई कंट्री अवेक। तो ओ भगवान मेरे देश को ऐसा स्वर्ग बनाइए मेरे देश को। कैसा स्वर्ग? जहाँ पर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। इनटू दैट फ्रीडम ऑफ हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो मेरे देश को भगवान आज़ादी का ऐसा स्वर्ग बनाइए जहाँ पे सही मायने में हमें आज़ादी हासिल होगी। ये नहीं कि बस ब्रिटिश को हमने भगा दिया और हम आज़ाद हो गए, ऐसा नहीं। हम आज़ाद तब होंगे जब हमें ये सारी क्वालिटीज़ हासिल हो जाएंगी। ओके, जहाँ पर हम डरेंगे नहीं, जहाँ पर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखेंगे, जहाँ पर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, जहाँ पर हम सकरा नहीं सोचेंगे, अपने बुरी सोच की दीवारों को हटाएंगे, जहाँ हम सच बोलेंगे, जहाँ हम खूब मेहनत करेंगे, परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम रीज़न आउट करेंगे और रीजनिंग करना छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करेंगे। इस तरह के स्वर्ग में
भगवान मेरे देश को ले चलो या मेरे देश को इस तरह का स्वर्ग बना दो। तो ये थी आपकी पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और कुछ आपको यहाँ पे मीनिंग्स यहाँ पर भी दी हुई हैं जिसको आप एक बार रीड कर सकते हो। जैसे कि है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो ऑलरेडी मैंने आपको इसका मतलब बताया। जहाँ पे हम डिवीज़न करते हैं, भेदभाव करते हैं लोगों के बीच ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, कि ये गोरा है, ये काला है, ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, तो जहाँ भेदभाव करते हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब होता है खूब मेहनत करना, कंटिन्यूस एफर्ट्स लेना। स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स मीन्स एम्स एट अचीविंग अ गोल, जहाँ पे हम अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। डेड हैबिट यानी कि बुरी हैबिट्स, ओल्ड रिचुअल्स, पुरानी हैबिट्स जो हमें छोड़ देनी चाहिए, नई को अपना लेना चाहिए लेकिन हम नहीं अपना रहे। एवर वाइडनिंग मतलब हमेशा ब्रॉड हो जाना चाहिए, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को बड़ा होना चाहिए। वाइडन होना यानी कि ब्रॉडन होना, बड़ा होना। हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि एक ऐसा स्वर्ग जहाँ पर वाकई में आज़ादी होगी, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर टोटल फ्रीडम होगा, थॉट्स भी हमारे फ्री होंगे, हमारे शब्द फ्री होंगे, हमारे काम भी अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड है या हम खुद हैं वो वाकई में आज़ाद हो सके हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है। इनकेस आपको कोई डाउट्स है तो आप वीडियो के नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझे और मैं कोशिश करूंगी कि उन सभी का आंसर दे सकूं। अभी अगले वीडियो में हम इसका एप्रिसिएशन देखेंगे और तब हम फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज़ हुए हैं और इस पोएम का एप्रिसिएशन किस तरीके से हम अच्छे से लिख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।